बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। माह मुबारक की ये जो साते हैं, इससे जितना भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें। अल्लाह ताला अपने करम की बारिश कर रहा है। सब लोगों से दुआ रिक्वेस्ट ये है कि आयशा पीछे मुसलसल बोल रही है, इस वजह से मेरा जो ख़राब करने की कोशिश करें। खैर, रिक्वेस्ट ये है कि अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अच्छा जी, हम अब बढ़ते हैं जी आज के प्रोग्राम की तरफ। खबरों से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जी 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ सेगमेंट्स भी हम शामिल करेंगे। जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने 11 बजे वाले सेगमेंट में विश करना है। खबरों की तरफ चलते हैं। आज की पहली खबर, और अफसोस के साथ इतनी बड़ी लीड जो छपी हुई है, मतलब क्या इम्पैक्ट जा रहा है। छापों के बावजूद नकल का धंधा उरूज पर, नकल में मुलविस सुप्रिंटेंडेंट समेत अमले के 4 अफराद गिरफ्तार। पंजाब में सेनेट की 5 नशिस्तों पर इंतखाबात आज होंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग के हक में दस्तबरदार। छोटे दुकानदारों को भी रगड़ा लगेगा। एफबीआर की ताजिरों को रजिस्ट्रेशन के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत। और इसके बाद जी नादरा हर जिला में असला लाइसेंस सेंटर खोलेगा। आबादी के लिहाज से कोटा मुकर्रर। वेलकम बैक। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। इमरान यूनुस और आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ, छापों के बावजूद नकल का धंधा उरूज पर। मतलब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जितने महकमे हैं रिश्वत की वजह से, पैसों की वजह से, मतलब तबाही के धाने पर पहुंच चुके हैं। अब आपकी तालीम के साथ भी सुई गैस के दफ्तर से खबरें आती हैं, आपके पास ये बिजली के ऑफिस से, जितने भी लेस्को ऑफिस से खबरें ये आती हैं, आपके पास ये जो मुख्तलिफ दफातर हैं वहाँ से सारी यही खबरें मौसूल होते हैं कि जी फलां बंदा माफिया का राज है, माफिया का राज है, माफिया का राज है। ये जगह रह गई थी और यहाँ से भी अब मतलब होता रहे, हर दौर में नकल का सिलसिला चलता रहा। इतने खुलेआम ये चीज़ें होना, मंजर आम पर बार बार आना, बावजूद उसके कोई स्ट्रिक्ट अभी तक एक्शन लिया गया नहीं लिया गया, किसी को मिसाल बनाया गया नहीं बनाया गया, कैसे ये सिलसिला रुकेगा। स्टूडेंट्स तो लापरवाह हो जाएंगे, कोई पढ़ाई करेगा नहीं कि आराम से पैसे देंगे और हम नकल कर लेंगे। इमरान देखिए, खबर तो तालीम से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि आपने ओवरऑल बात की है ना, तो मैं नहीं समझता कि माफिया का राज कभी होता है। ये सिस्टम की खराबी होती है, ये आपके सिस्टम की खराबी है जिसकी वजह से इसका सिस्टम खराब, आपका लेस्को का सिस्टम खराब, आपका सुई गैस दफ्तर का सिस्टम खराब, ओवरऑल सेहत के शोबे में चले जाएं, वहां पे पैसे दे के हर काम हो रहा है। अच्छा, हर जगह पैसे दे। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि जो सिस्टम के सरबराह हैं या जो ऊपर हाई कमांड बैठी हुई है, क्या उसको नहीं पता होता? उन सबको पता होता है और उनकी कुछ मजबूरियां भी होती हैं, उनके मुताबिक कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो चेंज नहीं हो सकता। अक्सर हम सॉरी अब ये मैं बात कहीं और लेकर जा रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हम बात करते हैं, अक्सर खबरें डिस्कस करते हैं ना कि वो सालाना इतना पेट्रोल जो है वो खा गए हैं, इतनी गाड़ियां उनके पास, इतनी मराहत हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम आपका जो है वो मजबूत नहीं है। दूसरी बात आप ये कर रही हैं कि करार वाक़ई सजा की जो आपने इंट्रो में बात की है, देखिए करार वाक़ई सजा किसके तहत देनी है? सिस्टम के तहत देनी है ना। आपका सिस्टम इतना कमजोर है कि लोगों को डर खौफ ही नहीं। आप कहीं रेड करते हैं, वट एवर वो खाने पीने की चीजें हो या किसी भी कोई जारी फैक्ट्री लगी हुई है, उस बंदे के खिलाफ आप एक्शन ऐसा लेते हैं कि वो हफ्ते बाद दोबारा वही फैक्ट्री कहीं और शुरू कर लेता है। ठीक है, दूसरी बात आप ये नकल के हवाले से बात करता हूँ, यहाँ दो चीजें जो है ना मैं लाजमी डिस्कस करूंगा। पहली बात तो ये है कि हमेशा ये बात आपने सुनी होगी कि पर्चा लीक आउट हो गया। ठीक है, वो लीक आउट नहीं होता, वो होता पता है क्या है? पर्चा लीक आउट होना ये, सवालिया पर्चा लीक आउट होना ये होता है कि पेपर शुरू होने से पहले, आधा घंटा पहले अगर पर्चा जो है मार्केट में आ जाए, सोशल मीडिया पे आ जाए, तो उसको हम कह सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जब पेपर शुरू हो गया उसके आधे घंटे के बाद अगर पर्चा सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है, उसको पेपर लीक आउट होना नहीं कहते। ये आजकल ना काफी ज्यादा इन हुआ है ये चीज ना। और दूसरी बात ये है कि जो आप ये बात कर रही है कि जी नकल का धंधा अरूज पर है और इसके साथ जो है सुपरिटेंडेंट जो है वो मुअत्तल हो गया, निगरान अमला जो है वो मुलविस निकला है। मेरी बात सुने ना, जब आप प्राइवेट अमला निगरानी के तौर पे भर्ती करेंगे, जब आप बेचारे पोलियो वर्कर जिनका ताल्लुक ही नहीं है तालीम से, उनको वहां पर रखेंगे और इसके साथ साथ आप इश्तिहार देते हैं कि जी हमें इतने लोग जो हैं वो चाहिए
आपको डेली का मुआवजा मिलेगा, आप आके निगरानी करें। आप तो ये 9-10 की बात कर रही हैं ना, आप यकीन जाने मैं अभी एक इंक्वायरी पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रही है, अभी उसका अभी तक कोई जो है वो सर मुंह सामने नहीं आया। पूरे का पूरा सेंटर बिक गया ना, पूरे का पूरा सेंटर बिक गया। आप सूरत हाल देखें, ये तो 9-10 की मैं आपको ग्रेजुएशन की बात बता रहा हूँ कि वहां पर पूरा सेंटर बिक गया। होता क्या है कि जब आप प्राइवेट अमले को ड्यूटियां साइन करेंगे और कहेंगे कि जी ठीक है कर लें, तो फिर नोटों की चमक से कौन नहीं मरता। अब आप ये देखें कि 9th और 10th में बच्चा पहली दफा अपने स्कूल से निकल के बोर्ड में अपीयर होता है, उसको एक बड़ा सेंटर नजर आता है। वहां पर अगर ये माहौल मिले कि पैसे दो और पूरे का पूरा पेपर कर लो, तो वो फिर खास क्या इंटर की तैयारी करेंगे, BA की तैयारी करेंगे। आमिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। निज़ाम तलीम पे पढ़ लेना चाहिए क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ही खराब है। जिस तरह से तबाह हो चुका है, जिस तरह से कहा जाता है कि शराब को शायद कहा जाता है उम्मुल खुबाइस, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, इमरान ने भी बहुत लंबी एक वो बात की। आपने कहा कि जी तमाम अदारों में रिश्वत कहाँ से शुरू हुआ, यही 8वीं-9वीं से शुरू हुआ है। ये काम रिश्वत यहाँ से शुरू होती है, ब्यूरोक्रेसी तक। ये जो बच्चा 8वीं और 9वीं में पैसे देता है, ये तो आप शहर में है ना, छापा पड़ गया ले आए, जरा ये शहर से बाहर जाएं, ये जरा कसूर की साइड पे, पाकपतन, साहिवाल, राजनपुर, वहाँ जाएं, वहाँ पे क्या नकल क्या नहीं हो रही कि वहाँ छापे नहीं पड़ रहे, ना कोई छापे मारने वाला है ना कोई पढ़ने वाला है। आप ये देखें लाहौर में फिर भी चेक है, लाहौर के अंदर आपका कमिश्नर एक्टिव है, आपका वो बाकी वज़रा भी एक्टिव हो गए, कोई सुपरिटेंडेंट पकड़ा गया किसी और शहर से, किसी और कस्बे से। तस्दीक कर दूं, खबर आने के बाद हुए, अपने आप किसी को काम खबर तो इसीलिए आई थी छापा मारा, तो क्या आपने मारा छापा या इमरान के सब गए थे? छापा मारा तो खबर बनी ना आपकी, आप मीडिया बाद में आया। एक सेंटर पे मारना था वजीर ने, क्या वजीर 50 हाथ वाला नहीं होता, वो हिंदुओं में होता है, उनकी मिथोलॉजी में है ना। आप ये मैं आपको बात बताऊं, पूरी की पूरी टीम ही करप्ट है। वो तो इमरान ने बात कर दी, निजाम सिस्टम ही, मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया। जहां वो पूरा सेंटर ही कह रहे हैं पूरा सेंटर ये पहली दफा बिका है। जब मैं FA के पेपर दे रहा था, मैं आज से कितने साल पहले दिए होंगे, कोरोने बस्ता लगता है मुझे तो। अब वो उस जमाने में भी सलवार कमीज के अंदर एक बंदे ने वो फतुई उसको बोलते हैं, जिसकी बहुत सारी जेबें होती हैं, वो अमूमन हमारे पुराने लोग पहनते थे, वो पहनी होती थी और वो पैसे लेकर इस तरह से जेब में डालता था, इस तरह से। सब कैमराज नहीं होते इस तरह से। कैमरा तो अब भी नहीं है, था कि बाहर आपके कैमरा तो अब भी नहीं है, कैमरा तो अब भी नहीं है। मुझे ये इमरान यूनुस बताएं, ये जितनी आपकी स्टूडेंट यूनियंस हैं, चाहे वो किसी के इस्लाम के नाम पे हैं या किसी जमात के नाम पे हैं, नकलें नहीं करवाती थी? सही बात। कौन सी? मुझे ये बताएं, आपकी ब्यूरोक्रेसी में बाहर से लोग कैसे आते हैं? यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, लाहौर के लोग कम होंगे, बाहर के लोग ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि बाहर के इलाकों में पूछता ही कोई नहीं है नकल को, और सेंटर्स बिकते हैं। आज से नहीं बिक रहा, सेंटर शुरू दिन से बिक रहा है, यहीं से सारी खराबी है। सेंटर बिकता है, स्टूडेंट खरीदार है, यही स्टूडेंट पढ़ लिख कर जब ब्यूरोक्रेट बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो वो बिक रहा हो। वो करप्शन करता जो करप्शन वो करेगा, जो करप्शन की पैदावार होगा, वो करप्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा? मुझे ये बताएं। सिस्टम की खराबी में अभी आपने कहा था कि तुम तगहीर से क्यों आए, तो कोई हुई तगहीर, तो कोई वजह तगहीर भी थी। जुनेद रियाज के पास में खड़ा था, हमारे एजुकेशन रिपोर्टर, वो बता रहे थे कि टीचर्स ही नहीं है। आप प्राइवेट अमला नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे? चले मुझे बताएं। अब आप सबसे कुरान पे हलफ ले, यहाँ तो कि आप पैसे नहीं लेंगे, तो हलफ दे के कोई आएगा नहीं। और आप एक इन्विजिलेटर लगने के लिए जब आप अपने सुपरिटेंडेंट को 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो वो आप उस सेंटर से 25-30,000 रुपए निकालेंगे, तो 10,000 रुपए उसको दे रहे हैं ना। असल कहानी ये है। और सुपरिटेंडेंट ने आपसे पहले ही लिखवाया कि जो पेपर के पैसे, जो पेपर पे निगरानी करने के पैसे हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, वो हमारे उसी अफसर के पास जाएंगे जो लाहौर बोर्ड में बैठा हुआ है। सही। आप वहां से जो कमाले कमाले, आप वहां से जो कमाले कमाले, वहां पे आपके जो साइन होंगे, फिर ये सब तो होगा। ये सब होगा। जब ये होगा तो मुझे आप बताएं कि आप सिस्टम को कैसे आप कह सकते हैं कि जी सिस्टम में ऊपर तक खराबी है, सिस्टम में नीचे खराबी है। बुराई यहाँ पे मसला ये है कि नीचे निचली सतह पे है। जैसे चार कान गिरफ्तार हुए हैं, इधर आ जाए ना, आप इनको किस तरह से मिसाल बनाएंगे? आप कोई सजेशन देना कि इस मसले को आपने रोकना कैसे, जड़ से खत्म कैसे करना है? देखिए, इसके लिए एक तजवीज़ तो बड़ी अच्छी है कि प्राइवेट जो स्टाफ है उसको लिया ना जाए। अब आप स्कूल से लेंगे तो स्कूल खाली कर दिया आपने, आप पेपर्स का एक टाइम करें, डबल शिफ्ट में पेपर ना लें। एक शिफ्ट पे बच्चों को पढ़ाए अच्छा, टीचर। ये वैसे मुश्किल है, मुश्किल है।
एक शिफ्ट में पढ़ाए बच्चों को, दूसरी शिफ्ट में पेपर ले लें और उनको उनके घरों के नज़दीक ड्यूटियां दी जाए। ये ना किया जाए। ये सुपरिटेंडेंट्स करते क्या हैं कि अगर शालमी का रहने वाला है तो उसकी मनामा में ड्यूटी लगा देंगे ताकि ये पढ़ा के शालमी से मनामा ना जा सके और ये इनकार कर दे। जब इनकार करेगा तो आप कहेंगे जनाब ये इतने टीचर्स ने इनकार कर दिया, इसलिए हम इसको प्राइवेट जो है ना स्टाफ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। वो फिर आप अपनी मर्जी से, जो पहला छापा मारा था इस वज़ीर मसरूफ़ ने, वज़ीर तलीम ने, तो उन्होंने जो स्टाफ पकड़ा था वो कोई शेखुपुरे का था, कोई ननकाने का था, दूसरे शहरों से यहाँ रोजी कमाने आए हुए थे रोज़ों के दौरान। और ये बेईमानी और इसका धंधा जो है ये चल रहा है। आजकल हम अफ्तारी कराते हैं उधर PIC और मेंटल हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पे मेरे साथ कुछ बच्चे वॉलंटियरली काम करते हैं। उनमें से एक बच्चा हमजा है, वो 9वीं जमात का तालिब इल्म है और उसने पेपर्स दिए हैं। तो मुझे कह रहा था हाजी साहब आपको नहीं पता सब कुछ बिक रहा है यार, ये अभी छापे से पहले की बात। मैं कहा क्या बिक रहा है? कहता है सब जो पैसे दे पेपर कर ले, जैसे मर्जी कर ले, अलग कमरे में भी बिठा दे। और ये छोटे से बच्चों की सोच है, अभी वो छोटे हैं। नहीं वो देख रहा है ना, वो तो उसमें बेचारे तो करीब बच्चा है, उसने क्या पैसे देने थे, 5000 रुपये ले रहे थे एक पेपर का, उसने बताया। और अगर आपको ये भी सहूलत हासिल है कि आपको अलग कमरे में बिठा दें, अंदाजा करें आपको तो ये भी फिर सहूलत आपकी हासिल आने वाली नौजवान नस्ल जो है वो क्या मुल्क की भाग दौड़ संभाले? नहीं तो जो बड़ी नस्ल है जो मेरी उम्र की है वही नस्ल तो पैसे ले रही। ठीक कह रहे, तब आप वही कर रहे हैं। ये तो हम कहते हैं कि नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, उठाकर फेंक दो बाहर गली में। इलामा इकबाल ने कहा था जिन गंदे अंडों को उठा के बाहर फेंकना था वो आजकल सुपरिटेंडेंट और अब क्या कहूँ ब्यूरोक्रेसी में अफसर लगे हुए हैं। ये वो गंदे अंडे थे जिनका इलामा इकबाल ने कहा था नौजवान नस्ल का कसूर नहीं है। उस बेचारी को तो आपने मजबूर कर दिया कि अगर आप पैसे दोगे तो आपको बैठने देंगे, नहीं तो आपको तंग करेंगे। अब मैं आपको एक दूसरी बात कहूँ जो जिन्हें ने बताया, उसने कहा कि जो बच्चे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जो बच्चे टीवी को शॉर्ट दे रहे हैं, अखबार को खबर दे रहे हैं, वज़ीर मसूफ़ को शिकायत लगा रहे हैं, उन बच्चों को उससे अगले पेपर में बैठने नहीं दिया जा रहा, उनको तंग किया जा रहा है, उनको पेपर लेट दिया जाता है ताकि आइंदा से कोई आए ना। आप मुझे बताएं आप कहाँ चेक करेंगे? ये तो सिस्टम को या तो सारा CM साहिबा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मामले पर गौर करें, इसको संजीदा अंदाज में इसका कोई एक्शन ले, अदरवाइज तो आने वाला वक्त तबाही का है स्टूडेंट्स का। छपाई में ताखीर, खस्ताहाल किताबों से नए सेशन का आगाज। अभी मैं कल ही गुफ्तगू कर रही थी कि बड़ा अच्छा वो टाइम होता था, नई किताबें आती थी और मैं बार बार खोल के अपनी किताबों को देखती थी। फिर जब उनकी कवरिंग वगैरह होकर आती थी उसको बैग में रखना, बार बार निकाल के देखना, एक वो होता था ना कि बड़ा खुशी का लम्हा होता था, आपका नया बैग, नई किताबें, नई कॉपीज। तो आपके साथ अब ये क्या किया जा रहा है? आप तो तालीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं पकड़ के। देखें, आप उन किताबों की बात कर रही हैं कि जो आप बात करिए कि हमारी नई किताबें आती थी, ये उन पब्लिशर्स की किताबें होती थी जो मार्केट में अवेलेबल होती थी। ये जो ताख़ीर से मिलने वाली किताबें हैं ना, ये खबर असल ये है कि जो हुकूमत ने ऐलान कर रखा है ना कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें जो हैं वो दी जाएंगी, वो नहीं मिल रही, वो पुरानी जो है वो नहीं मिल रही। मार्केट से आप पैसे दें आपको नई किताब मिल जाएगी, लेकिन सरकारी तौर पे जो किताबें फ्री मिलनी होती हैं सुन रहे हैं वो हम अपने टाइम में नहीं सुनते थे कि आपकी नई किताबों में छपाई में गलतियां इतनी होती हैं। अब तो ये बड़े मसले आ रहे हैं, समझ से बाहर है। इवन कि आपकी कुछ तारीख की किताबों में, मुआशरती इल्म की किताबों में डेट्स वगैरह आमिर भाई गलत लिखी होती हैं। देखिए बात इस तरह है, मैं बड़ी मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि आगे चलिए आप बात करें। खैर जो अब माशरती इल्म जो अब बन रहा है ना, जो अब बन रही है ना आमिर भाई, ये भी जब पढ़ी जाएगी ना फिर देखिएगा कि क्या होता। बात पता है क्या ना, मैं यहाँ दो टोक बात करता हूँ। हमारी हर सरकार की कोशिश है कि जो सरकारी स्कूल हैं ये जो चीज़ें इसको ख़त्म कर दिया जाए। वो कहते हैं किसी तरीके से ये ख़त्म ही हो जाए, मर जाए, ये को जलजला आए, ये सरकारी स्कूल वैसे ख़त्म हो जाए। प्राइवेट माफिया जो है ना, प्राइवेट माफिया, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट माफिया जो है वो बनता क्यों है? आपके सिस्टम की कमजोरी की वजह से। मुझे ये बताएं, आज तक कभी आपने, चूंकि आपके भी ऑब्वियसली फैमिली में बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे, कभी आपने ये सुना है कि प्राइवेट स्कूलों में किताबें ना बच्चों को मिली? मिलती है ना, सब कुछ मिलता है। बात पता क्या है, आपकी माजरत के साथ आपकी कैबिनेट में, आपकी कैबिनेट में, आपकी सरकार में ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनके अपने स्कूल्स हैं प्राइवेट, जिनकी अपनी चेन्स हैं, या तो उनकी अपनी चेन्स हैं या फिर उनके किसी जानने वाले के स्कूल्स हैं, ठीक है, वो बिलवास्ता या बिला वास्ता वो हैं, उनके राब्ते हैं, ताल्लुक हैं, जिसकी वजह से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को जो है मजबूत करना है और सरकारी सतह पर
तालीम का बेड़ा गर्क करना है। निगरान सेटअप जो है, थोड़ी सी उम्मीद ना, आप यकीन जाने, मैं अपने मोहल्ले में ना, मेरे लोग कहते हैं, लोग अब ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में थोड़ी सी हालत तब बेहतर हुई थी जब निगरान सेटअप था। क्यों? क्योंकि वजीर आला जो है फट से किसी भी स्कूल में जाके ना हर चीज देखते थे, किताबों को देखना, सहूलियात को देखना, बच्चों से बात करना, साथी से बात करना, और जो उनके मसाइल थे वो वहां खड़े होकर हल करना। अब वो चीजें, ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि वो चीजें बिल्कुल ही खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब मैं ये खबर पढ़ी थी तो मेरे ज़हन में आ रहा था, सीएम साहिबा बड़ा जोर दे रही है IT सिटी बनाने का, IT टावर बनाने का। हम कहाँ जा रहे हैं? और तो भाई वो आपने नहीं बनाना, माजरत के साथ, वो जो बाहर से कंपनीज आनी है ना, उन्होंने बनाना है, उन्होंने चलाना है। आपने क्या करना है? आपने यही माजरत के साथ झांकी मारनी है स्टूडेंट्स के लिए ना। आप यही कह रहे हैं कि अब हमने जदीद तालीम के तरीके से रोशनास कराना है, तो आमिर भाई ये स्टूडेंट्स के साथ कुछ होता रहेगा, किताबें नहीं मिलेंगी, नकलें करेंगे? मुझे तो नहीं याद कि मुझे स्कूल से मुफ्त किताबें मिलती थी। इमरान यूनुस को मिलती होंगी? नहीं, उस दौर में नहीं मिलती थी भाई, ये तो अब आके सरकार ने गलत काम किया, मुफ्त वाला। मैं आपको उस दिन भी याद है, मैंने आपसे बात की थी कि मैं मुफ्त के खिलाफ हूँ। ये जो चीज़ आपको मुफ्त मिलती है ना, ये खराबी की पैदावार है सारी की सारी, क्योंकि सरकार के काम में चला जाता है, और जब सरकारी के काम में चली जाती हैं चीज़ें, तो वो इसी तरह से करप्शन का शिकार हो जाती हैं। ये किताबें खरीदी जाती थी, आप भी खुश हो रही थी कि जो किताबें खरीदते हैं हम। दूसरा, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मतलब मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है, उन्होंने अपना बुक बैंक बनाया हुआ। ये पुरानी किताबें की जो खबर है ना, ये उन्होंने स्कूल के अंदर बुक बैंक बनाया हुआ है कि अगर आमना 8वीं से 9वीं में गई है तो 8वीं की किताबें उस बुक बैंक में जमा कराएगी। जो आने वाले बच्चे हैं, अगर वो बाजार से नई किताबें नहीं ले सकते हैं, या वो देखते हैं कि उनको ये किताब मुयसर है, तो वो आराम से बुक बैंक में जाते हैं, अपनी किताब ले लेते हैं 8वीं की 9वीं की। मैंने इंग्लैंड में देखा, मैं अपने भतीजे के साथ गया था उसके स्कूल के अंदर, वहाँ पे घर से कोई किताब लेके नहीं बच्चा जाता, सारी की सारी किताबें स्कूल में होती हैं, स्कूल में ही छोड़ के आते हैं वो। बिल्कुल ऐसा। और जब वो अगली क्लास में चले जाते हैं तो उसी डेस्क के अंदर वो किताबें पड़ी रहती हैं। देखें, ये तमाम स्कूलों को करना चाहिए, सरकारी स्कूलों को भी, गैर सरकारी स्कूलों को भी, सारों को। अब वो तो गैर सरकारी स्कूल, ये उन्होंने बता ही दिया कि सबसे बड़ा माफिया वो है। ये जो नकल वाला माफिया है, इसके अंदर भी वही, आप वक्फे पे चले जाएं, लेकिन गैर सरकारी स्कूल जितने हैं वो सेंटर्स खरीद रहे हैं, ये तो खबर में भी आ। बिल्कुल सही। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अगली खबर है जी सेनेट इंतखाबात के हवाले से। इस वक्त आपको बताएं कि तमाम जो सिलसिला है जारी है, और इसके लिए अब अपडेट अभी तक जो है वो क्या है, उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ओवरऑल होने क्या जा रहा है। आमिर भाई की तरफ आऊँ। देखिए, पहली बात तो यह कि सेनेट के जो इलेक्शन है, इसमें बहुत सारी बातें जो पहले खुलकर सामने आ जाती हैं, क्योंकि आपने 25 के ऊपर एक सीट लेनी है, 25 वोट होंगे तो उस पर एक सीट होगी, जिसपे से 7 तो आपके बिला मुकाबला पहले ही हो गए, 5 जो थे वो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता थे, और 2 जो थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, जो कि बिला मुकाबला कामयाब हुए। अभी टेक्नोक्रेट्स की और खवातीन की नशिस्तें रह गई हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी उम्मीदवार जो है उनको दस्तबरदार करा लिया मुस्लिम लीग नून के हक में। तो इस पर वाज़िया है कि ये टेक्नोक्रेट्स की जो सीटें हैं 3, और जो खवातीन की 2 नशिस्तें हैं, ये मुस्लिम लीग नून की, यानी 5 नशिस्तें जो मजीद हैं वो मुस्लिम लीग नून को मिल जाएंगी। ये बड़ा ओपन सा इलेक्शन है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सनम जवेद, जो कि दहशतगर्दी के मुकदमात में का सामना कर रही हैं 9 मई के हवाले से, उनके कागजात जमा कराए थे। यास्मीन राशिद साहब टेक्नोक्रेट्स की सीट पर आई हैं, दूसरी तरफ से मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वो आए हैं, और वो जो है मेरा ख्याल है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इसमें कामी सामने नज़र आ रही है, जीतेगा मुस्लिम लीग नून की, और ये 5 सीटें जो है मिलकर और 7 वो, तो इसका मतलब है कि 13 सीटें जो है चली जाएंगी। इमरान देखिए जी, बिल्कुल आप टेक्नोक्रेट के हवाले से बात करें या अक़लियती सीटों के हवाले से बात करें या ख़वातीन की सीटों के हवाले से बात करें, जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि पहले ही पीपल्स पार्टी जो है उसने पंजाब में जो है वो नून लीग के हक़ में ना सिर्फ अपने जो उम्मीदवार हैं वो दस्तबरदार करवाए, बल्कि सपोर्ट जो है वो भी कर रही हैं। और साफ जाहिर है कि पहले ही मुस्लिम लीग नून जो है उसके अरकान असम्बली की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा थी। अब दूसरी बात ये रही कि उस पर पीपल्स पार्टी का साथ देना। देखें, ये तो पहले ही जो है दोनों पार्टियां जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, चाहे फेडरल लेवल पे हो या प्रोविंशियल लेवल पे हो, तो इन दोनों ने मिलकर इत्तेहाद करके हुकूमतें जो हैं वो बनाई हैं।
तो अब सेनेट के हवाले से भी ये डिसीजन जो है ये पहले ही लिया जा चुका था और फ़ायज़ा मलिक जो है उनको कल जो है वो दस्तबरदार करवाया गया और उसके बाद जो है वो ये कहा गया कि वो मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट करेगी। और जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से बात करें तो जितने उनके अरकान असम्बली है उस हवाले से तो 2 सीट्स जो हैं वही उनकी ऑलरेडी आई। जो पहले जनरल सीट्स थी उस पर तो पहले ही उम्मीदवार जो है ना वो बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। तो अब ये जो आज जिसकी पोलिंग जारी है जो कि शाम 4 बजे तक रहेगी, इसका रिजल्ट भी वो हमें पहले आपको बता दिया गया है। खैर लेकिन आपको इंतजार तो करना पड़ेगा क्योंकि एक ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट होती है उसका तो इंतजार होगा। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर। वेलकम बैक। खबर यह है कि छोटे दुकानदारों को अब रगड़ा लगेगा। एफबीआर की ताजिरों को रजिस्ट्रेशन के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत। वैसे ही ईद पे अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे और एफबीआर ने कहा हम भी मुतहरिक हो जाए। जी माफ़ी दे दें जी, जिन छोटे दुकानदारों की आप बात कर रही हैं और जिन ताजरों की आप बात कर रही हैं ज़रा उनसे भी जाके तो पूछे ना। कहने को तो गवर्नमेंट यही कहेगी ना कि जी छोटे दुकानदारों को अगर हम सालाना उनसे 1200 रुपया ले रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ छोड़ें कि वो कितना कमा रहे हैं या कितना टैक्स उन पर लागू हो रहा है, मुझे ये बताएं कि आप सहूलियात कितनी दे रहे हैं, कितनी। अब गर्मी आ गई ना, आप देखिएगा कि लोड शेडिंग का क्या हाल होता है, ठीक है। बाकी कम टैक्सेस हैं जो आप ऐसे, फिर दुकानदार करेगा क्या? जो दुकानदार, छोटे दुकानदार की बात कर रहा हूँ, वो तो पहले ही मशहूर है इस बारे में कि अवाम की जेबों पर अच्छा खासा सफाया करते हैं और डालते किस में है कि जी गवर्नमेंट को कहें गवर्नमेंट ने ये चीज़ें महंगी की हैं, हम इसलिए महंगी कर रहे हैं। जब आप उनसे ये टैक्स लेंगे, उन पर ये इम्पोज कर रहे हैं टैक्स, उसके बाद वो क्या करेंगे? ये टैक्स उन्होंने निकालना कहाँ से है? अवाम से निकालना है ना। देखिए गवर्नमेंट को जो है ना थोड़ा, ठीक है आप बिजनेस कम्युनिटी को हर तरह से रिलीफ देने के प्लान्स तो मरतब करते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद कितना होता है ये भी सबके सामने है। और फिर एट दी एंड मलबा किस पे जाता है? आम सारिफ पे जाता है, आप पे जाता है, मुझ पे जाता है, आमिर भाई पे जाएगा, ठीक है। दुकानदारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप उन्हें 1200 डालें या 12,000 रुपया डाल दें, उन्होंने निकालना कहा, वो चीजें महंगी करके बेचेंगे। या तो आपके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, आपकी जो सरकारी कीमतें हैं उन पर अमल दरामद करवाएं ना, ताकि अवाम को भी जरा सुकून हो। उस पर आपने अमल दरामद करवाना नहीं है, इस पे आपने अमल दरामद करवा लेना कि जी आपने सबको टैक्स नेट में लाना। बिल्कुल ऐसे ही आमिर भाई, पहले भी ये टैक्स नेट में ही है सब लोग, ये पहली दफा। छोटे दुकानदार तो वैसे छोटे दुकानदार पहले भी टैक्स नेट में थे, लेकिन वो उनका टैक्स जो था वो वहाँ का टैक्स इंस्पेक्टर डिफाइन किया करता था। अब उन्होंने ये किया है कि एक इलाके का एक दुकान के साइज के हिसाब से उसका किराया निकाला है और सालाना उसमें से हाफ उन्होंने किराया जो है वो लेना है। यानी उन्होंने सबसे छोटी दुकान का 1200 रुपया सालाना रखा है, 100 रुपया महीना रखा है। मेरा भी ख्याल कि ये 100 रुपया महीना जो है वो कोई दुकानदार, छोटा दुकानदार जो है वो नहीं दे पाता है। बिल्कुल। इसको अप्रिशिएट किया तमाम चैम्बर्स ने। मैं आपको बताऊँ, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसको किया, लाहौर में जो है ताजरों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी किया, अप्रिशिएट किया कि इससे ये होएगा कि हमें ब्लैकमेलिंग नहीं की जा सकेगी। सही कहा आपने, बिल्कुल। वो जो इंस्पेक्टर आके लगा देता था ना, हम पर टैक्स लगा देता था, वो खत्म हो जाएगा। मर्जी के पैसे वसूल। सबसे ज्यादा मारा ही छोटा दुकानदार जाता है। बड़े दुकानदार के तो खाते बड़े होते हैं, उसके वकील रखे होते हैं, वो अदालतों में पेश होते हैं, वो टैक्स देते ही नहीं है, वो वकील को फीस देते हैं। सही, वो भी खत्म हो जाएगी। ये आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं, फिक्स टैक्स होएगा। सबको बताया कि यार मैंने 1200 रुपया सालाना देना है, 100 रुपया महीना देना है, तो वो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई तकलीफ होगी। उसको उससे तकलीफ होती थी जो जमा कराने जाता था, जिसको पता नहीं था कि यार मेरा इस दफ़ा टैक्स कितना आएगा, रिटर्न्स जमा करानी है, बाकी चीज़ें करानी है। तो ये इनकम टैक्स है, मेरा ख्याल है ये अच्छा है। खबर के मुताबिक तो रगड़ा लगाया गया है, मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा है। इसको टैक्स नेट में लाया जाए। लेकिन ये जो रेडी बान है ना, खुदारा इनको भी टैक्स नेट में लेके आया जाए। इनका भी कोई तरीका देखा, ये पॉसिबल है। जो बेचारा दुकानदार बेहंगम रेडियां जो सब्जी दुकान पे बेच रहा है, उसने बिजली का बिल भी देना है, उसने टैक्स भी देना है, उसने सफाई टैक्स आपके LWMC को भी देना है। रेडी बार ने ना बिजली का बिल देना है, ना उसने कोई टैक्स देना है। तो होता क्या है, ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं, सरकारी जगह है, ट्रैफिक ब्लॉक करो, 2 गड्डियां फल है खरीदने रुकन गया, सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। वो दुकानदार बेचारा मक्खियां मार, और पैसे आप दुकानदार इतने कमा लेते हैं। आमिर भाई वक्त कम है, थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का। शुक्रिया नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। 2 अप्रैल है आज और ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों का आलमी दिन है आज। मुतासरा बच्चों का तो आलमी दिन है। बात इस टॉपिक पे करना ज़रूरी है कि ऑटिज्म है क्या।
इसकी निशानदही किस तरह से की जाती है, बच्चे क्यों इससे मुतासिर होते हैं, इसका इलाज क्या है और हम इसके चांसेस को रोक कैसे सकते हैं। और प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप तक हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, जिसके लिए माहिरीन को हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं और आपके साथ तमाम तर मालूमात शेयर करते हैं। हमारे आज के मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराना चाहूंगी जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर याकूब काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऑटिज्म है क्या? ऑटिज़म बच्चों के अंदर एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी उनकी नशो नमा में एक प्रॉब्लम देखने में आता है कि जिस तरह बच्चा हर स्टेप पे काम कर रहा होता है तो उसकी ज़हनी इस्तेदाद और जिस्मानी इस्तेदाद दोनों साथ साथ चल रही होती हैं, यानी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ। तो कई दफ़ा माँ बाप हमारे पास बच्चे को लेट लेके आते हैं कि ये बच्चा बोलता नहीं है, उनको उनकी यही एक ऑब्जर्वेशन होती है, या वो कहते हैं कि ये बच्चा हम आवाज़ देते हैं सुनता नहीं है। अब वो जनरली इतना लेट लेके आते हैं कि उनको ये इल्म होना चाहिए कि अगर बच्चा 1 साल पे मतलब मामा बाबा या 2-3 लफ्ज़ या 4-5 लफ्ज़ नहीं बोलता, या लेटेस्ट 1.5 साल पे वो अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कि या 2 साल पे कि भाई मैंने जाना, मैंने खाना, मैंने ये लेना वगैरह, छोटे 2-3 लफ्ज़ों के सेंटेंसेस नहीं बना पाता, तो ये नॉर्मल नहीं है। या बच्चे को आप आवाज़ देते हैं तो वो आपके रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ये नॉर्मल नहीं है। एक्चुअली ये बच्चे ऑटिस्ट, जो आपने सवाल पूछा है ना कि ऑटिज़म क्या है, ये बच्चे डेवलपमेंट में इनकी सोशल कम्युनिकेशन नहीं होती, यानी ये अपनी ज़ात में मगन रहते हैं, बाहर की दुनिया के साथ इनकी कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाती है, और अपनी ज़ात में मगन होने की वजह से ये तन्हाई पसंद होते हैं, दूसरे बच्चों से खेलना पसंद नहीं करते। फिर इनकी बातचीत, स्पीच जो होती है वो डिसाइफर नहीं हो सकती, समझ नहीं आती, वो बोल रहे होते हैं लेकिन मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं होते। उसके साथ साथ ये बच्चे मतलब अपने बिहेवियर में बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी मतलब यहाँ से जंप लगाया, उधर लगाया, इधर खड़े हुए इधर फेंक दिया, वो बगैर सीढ़ी के शायद पंखे को पकड़ ले, तो ये वाला मतलब जो है, यानी उसको जजमेंट ही नहीं होती कि ये मेरी मतलब गलती मुझे कितने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस में पहुँचा सकती है। तो इस तरह की चीज़ें, जो बच्चे का हाइपर एक्टिव बिहेवियर है और बच्चा सोशल कम्युनिकेशन में बड़ा स्लो है, और तीसरा उसकी हाथों या पाँव की या बॉडी की रेपिटेटिव मूवमेंट्स, बार बार वही हरकत करता है, अपने हाथों को खेलता है या इधर करता है, तो ये बच्चे, इनको हम कहते हैं ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हैं। ठीक है। एट दैट टाइम माँ बाप को अगर इनमें से कोई भी इलामत नज़र आती है, बच्चा अपनी स्पीच में लेट है, बच्चा अपने सोशल इंटरेक्टिव बिहेवियर में, यानी बाकी दुनिया से बातचीत या अपने इन एनवायरनमेंट के अंदर पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, आपके आवाज़ देने पे सुनता नहीं है, कई दफ़ा माँ बाप कहते हैं ये लाडला बड़ा है, प्यारा बड़ा है, इसको मतलब ये अपनी मर्ज़ी से सुनता है। फिर ये बच्चे जो हैं अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट की उस सीढ़ी के, स्लो डेवलपमेंट की सीढ़ी पे खड़े होते हैं जहाँ से उसको वापस लाया जा सकता है। अच्छा। जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, इनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर बर वक्त पता चले। ठीक है। एक्चुअली 3 से 4 साल की उम्र से पहले कन्फर्मिटी के साथ, यानी पूरी उसके साथ श्योरिटी के साथ आप माँ बाप को और बच्चे को ऑटिस्टिक लेबल नहीं कर सकते, उससे पहले ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उसको कहते हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन कोई डाटा तो नहीं है, लेकिन कहते हैं 4-1 लाख बच्चे जो हैं ऑटिज़म का शिकार हैं। मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ किस्म का डाटा दे रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज होता क्यों है? ये जेनेटिक होता है, बाय बर्थ बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाती है? देखिए, इसमें कुछ जेनेटिक्स का रोल है, 100% नहीं है। बस ये देखा गया है कि अगर 2 बच्चे मतलब जो बेयाक वक्त पैदा होते हैं, ट्विन्स जिनको कहते हैं, उनमें से हो सकता है एक नॉर्मल हो और एक में प्रॉब्लम हो। ऑन द अदर हैंड, एक बच्चे को अगर पहले ऑटिज़म है तो दूसरे बच्चे में भी आने का रिस्क है। अच्छा। तो ये जेनेटिक्स का इसमें रोल है, लेकिन 100% नहीं है। कुछ ऐसे हमारे अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हम उनको कहते हैं, यानी हमारे निज़ाम हज़म में आप कह लें, या बॉडी के अंदर जो चीज़ें जिस तरीके से बॉडी उनको एसिमिलेट कर रही होती है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कई दफ़ा प्रोटीन्स पर्टिकुलरली के निज़ाम हज़म में अगर कोई ख़राबी हो, जो कि मौरूसी होती है, जेनेटिक्स में आती है, तो वो बच्चे भी इसका शिकार हो सकते हैं।
फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं, कुछ मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम जनरली मल्टीफैक्टोरियल कहते हैं। यानी उनके बहुत सारे असबाब हैं जिनकी वजह से ऑटिस्टिक बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो क्या ये बच्चे नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह कभी रिएक्ट नहीं कर सकते अगर कुछ थेरेपी की जाए, बर वक्त तशखीस के साथ अगर इनका इलाज शुरू हो जाए? एक्चुअली मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर बहुत अर्ली इसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो इन बच्चों को स्पीच थेरेपी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी ये मसल्स मोटे हो जाएंगे, साइकिलिंग कर रहे हैं आप थाइज मोटी हो जाएंगी, मतलब इसी तरह ब्रेन के जिस एरिया को आप स्टिमुलेट करेंगे वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर एक बच्चा एक एरिया में अपनी डेवलपमेंट में पीछे है तो उस एरिया को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है। इस प्रॉब्लम के अपने स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको डेवलपमेंटल मेडिसिन कहते हैं। तो इन बच्चों की बर वक्त तशखीस और उसके अलावा इनकी इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएशन में इन बच्चों की क़ुव्वत समाअत चेक करवाना होता है। इसके लिए जब भी हम माँ बाप को कहते हैं, वो कहते हैं ये सुनता ठीक है, सुनता ठीक है। वो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि बच्चा सारी फ्रीक्वेंसी पे सुनता है या सिर्फ सुनता है। ठीक इस तरह इन बच्चों में, बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों में फिट्स का, सीजर्स का प्रॉब्लम होता है। अब इनकी ईईजी करवाने के लिए कहते हैं इसको कुछ नहीं, इसका दिमाग ठीक है। जो बच्चे सोते ठीक नहीं हैं शुरू से ही, उनका स्लीप डिसऑर्डर है, बहुत कम सोते हैं, रात को बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, फिर उनका बिहेवियर जनरली बहुत एजिटेटिव, बहुत एग्रेसिव, यानी बहुत झगड़ालू सा होता है, काम नहीं होते, आसानी से काम डाउन नहीं होते या सुकून में नहीं रहते जिस तरह नॉर्मल बच्चे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड, कहीं पे उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो वो आइज़ डोंट सी व्हाट माइंड डजंट नो वाला सिलसिला है कि आपको शऊर हो, पता हो तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वरना आप उसको लेट कर देंगे इस प्रॉब्लम को। तो जो आपका सवाल था कि क्या ये काबिल हल है, ये इनमें वास्ट मेजॉरिटी जो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं ये नॉर्मल स्ट्रीम स्कूलों में चले जाते हैं। अच्छा। अगर इनका बर वक्त इलाज किया जाए। इनके इलाज के लिए चूँकि सरकारी इदारों में भी ये सहूलत मुयस्सर है, प्राइवेट सेक्टर में ज़ाहिर है ये महंगा होता है काम। दूसरा, स्पीच थेरेपी के लिए माँ बाप को रोज़ाना ले जाना लाना बच्चे के लिए, उसके साथ बैठना मुश्किल लगता है, तो अक्सर वो इग्नोर कर देते हैं कि शायद ये वक्त के साथ ठीक हो जाए, जो कि एक बड़ी, मैं समझता हूँ, सीरियस गलती होती है माँ बाप के बिहाफ पे। तो उस सिलसिले में मतलब मैं यही तजवीज़ करूँगा कि जब अगर आपको इनमें से किसी चीज़ का शुबा हो कि आपके बच्चे की स्पीच लेट है, इसका बिहेवियर बड़ा हाइपर एक्टिव है, नॉर्मल नहीं है, सोता ठीक नहीं है, एजिटेटिव रहता है, तन्हाई में रहता है, आइसोलेटेड रहता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं है, खिलौने तोड़ता ज़्यादा है खेलने की निस्बत, ये सारी चीज़ें अगर आपके बच्चे के अंदर मतलब उसके रवैये नॉर्मल नहीं लगते, तो आपको फौरी तौर पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाके बच्चे का मुआयना करवाना चाहिए, और जो वो टेस्ट तजवीज़ करें वो आपको ज़रूर करवा के उनके मुताबिक बच्चे का इलाज शुरू करना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर भी हम ज़रूर अपना सेगमेंट जो है शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। डॉक्टर साहब ने जो निशानदेही की है, जो जो पॉइंट्स बताए हैं, इस पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इलाज वाला मरहला बहुत लंबा हो जाता है, जैसा कि आपने खुद कहा, पेरेंट्स बीच में छोड़ देते हैं, क्या ये भी नुकसान का बाइस होता है? और कुछ पेरेंट्स जो ज़्यादा कंसर्न होते हैं, उनको लगता है शायद खाने वाली दवाई साथ डॉक्टर देगा तो ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। कुछ बच्चों को खाने वाली दवाई की ज़रूरत होती है, इनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना पड़ता है। जो बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, इनकी ब्रेन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है जिसके साथ हमारा जिस्म चलता है उतनी स्मूथ नहीं होती। उसके अंदर मतलब आप समझाने के लिए मैं आपको एक बात अर्ज कर रहा हूँ, जैसे एक आदमी 5 वोल्ट करंट से हमारा जिसमें इलेक्ट्रिक, अगर उसमें कभी 3 वोल्ट आ रही है, कभी 4 आ रही है, कभी 6 आ रही है, तो बिहेवियर नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की, मतलब ये एक मैंने मिसाल दी है समझने के लिए। तो कई दफ़ा बच्चों की हम जिस तरह दिल की ईसीजी होती है, दिमाग की ईजीबी होती है, वो ईजीबी करवानी चाहिए ऐसे बच्चों की। यहाँ पे कई दफ़ा थायराइड ग्लैंड की टेस्ट की ज़रूरत होती है, वो करवाना चाहिए। अब जैसे बच्चे की हालात के मुताबिक कई बच्चों को जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, आजकल उसकी भी सहूलत मुयस्सर है। ये सारे टेस्ट और मराहिल से गुजरने के बाद इन बच्चों के इलाज के लिए, जैसे आपने कहा, बहुत लंबा हो जाता है। लंबा इस तरह है कि बच्चों को स्पीच थेरेपी के लिए ट्रेन करना ये गेटवे है उसके इलाज का। ठीक है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे की कम्युनिकेशन बहाल होना शुरू हो जाए। फिर इन बच्चों की फूड चॉइसेस बड़ी लिमिटेड होती हैं। ये 1-2 खाने खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, निगलने में दिक्कत होती है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले की वजह से निगलने का अमल पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता, और ये अक्सर वॉमिट कर देते हैं, खाते अपनी मर्जी से हैं।
और फिर इनमें से कुछ बच्चों को फूड एलर्जीज़ वगैरह का भी मतलब देखा गया है। उस नुक्ता नज़र से भी डॉक्टर्स देख के उसके मुताबिक माँ बाप को सजेस्ट करेंगे। और इसकी थेरेपी में मुख्तलिफ बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, उसके लिए बच्चे की स्टिमुलेशन थेरेपीज़ हैं, उस बच्चे की मतलब जो बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये सहूलत तमाम लोगों को मुयस्सर नहीं होती, और छोटे शहरों में तो बिल्कुल नहीं है, और बड़े शहरों में भी ले जाना लाना और ऐसे सेंटर्स के ऊपर बहुत रश है। एक बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने बड़े शहरों में एटलीस्ट ऑटिज़म के सेंटर्स और स्कूल्स खोले हैं। कई उनमें रिफाई इदारे भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। उनको भी मैं बड़ा एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंसानी खिदमत है। क्योंकि जिसके बच्चे में डेवलपमेंटल डिले होती है उससे 5 से 10 बच्चों जितने वसाइल सही आपने कहा चाहिए होते हैं, और उसकी माँ बाप का ज़हनी सुकून छिन जाता है, और जो दूसरे नॉर्मल बच्चे हैं वो भी बहुत मुतासर हो रहे होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। वसाइल की कमी की वजह से, दूसरा उस बच्चे के बिहेवियर की वजह से, और तीसरा माँ बाप के रवैये की वजह से, क्योंकि उनका सारा फोकस उस बच्चे के ऊपर चला जाता है और दूसरे बच्चे निगलेक्ट हो रहे होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर फैमिली में कोई एक बच्चा ऐसा है तो क्या बाकी सिबलिंग्स जो हैं उनका बिहेवियर भी मुतासर होने का खदशा होता है कि अगर एक बच्चा ऐसा है कि वो हाइपर एक्टिव रहता है, बाकी बहन भाइयों में भी वही आदत डेवलप हो जाएगी? यकीनी तौर पे बच्चे ज़हनी तौर पे ज़रूर डिस्टर्ब होते हैं। जब एक बच्चा एबनॉर्मल होता है घर में, नॉर्मल से मतलब स्पेशल बच्चा होता है, तो वो बाकी बच्चों के ऊपर ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा होता है, और उनका बिहेवियर जो है कई दफ़ा बहुत सिंपैथेटिक होता है। लेकिन चूँकि ये बच्चे बड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो कई दफ़ा बच्चे उनको अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं दूसरे बच्चे, और उससे भी वो मतलब माँ बाप भी और वो भी मुतासर होते हैं। कई दफ़ा हम देखते हैं कि जो बच्चा ज़हनी या जिस्मानी तौर पे माजूरी का शिकार है, माँ बाप ने उसको तो नए कपड़े पहनाए हुए हैं और दूसरे बच्चे के पाँव में जूता भी नहीं होता, बिकॉज उनकी हमदर्दी सिंपैथी उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये उनकी मोहब्बत और माँ बाप की जो ये जज्बा है उसको तो हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको ये समझाना चाहेंगे कि बच्चों के वसाइल बराबर तकसीम होने चाहिए, और इस बच्चे के ऊपर जो इसकी मेडिकल ज़रूरियात हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए ज़्यादा। सही सही। प्रिवेंशन की हम हमेशा बात करते हैं, अब हम इसके चांसेस को डॉक्टर साहब कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक अभी जेनेटिक टेस्टिंग का ताल्लुक है, एक तो एक्सपेंसिव है, बड़ी लिमिटेड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की स्क्रीनिंग भी बड़ी महंगी है। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि सरकारी इदारे इस सिलसिले में काफ़ी सहूलत मुहैया कर रहे हैं। लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इसकी बड़ी बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं, और इस इदारे की बानी एक प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया मकबूल ने, मैं समझता हूँ उनको मतलब हाईएस्ट अवार्ड मिलना चाहिए। इतना काम किया है इस इदारे को, इतना एस्टेब्लिश किया है कि उन्होंने मतलब इतना इस सिलसिले में अवेयरनेस दी है और इतना इदारे को मुस्तहकम कर दिया है कि लोगों को बड़ी आसानी से ये सहूलतें मुयस्सर हैं। तो मैं प्रिवेंशन के हवाले से चाहूँगा, वहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग सेंटर भी है, माँ बाप वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा, जब इनकी स्क्रीनिंग होती है तो नेचुरली नेक्स्ट बच्चे के बारे में उनको ज़्यादा अवेयरनेस होती है, ज़्यादा पता होता है कि वो जल्दी डॉक्टर से रब्ता करते हैं, जल्दी उसके लिए मशवरा करते हैं, और इलाज मुआलजे को बहुत जल्दी शुरू करने की कोशिश करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या होगा पेरेंट्स के लिए? मैसेज ये है कि ये प्रॉब्लम अगर आपके बच्चे में आ गई है तो पहली बात ये है कि माँ बाप को बहुत जल्दी इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बच्चा अगर स्पीच में लेट है, या बच्चे का सोशल बिहेवियर ठीक नहीं है, बच्चा नींद पूरी नहीं लेता, खाने में बहुत तंग करता है, सिर्फ 1-2 खाने खा रहा है, और बातचीत नहीं करता, दूसरे बच्चों के साथ अलहदा रहना पसंद करता है, तो आपको चाहिए कि ऐसे बच्चे को फौरी तौर पे ले जाके डॉक्टर के से मुआयना करवाएं, और जो डॉक्टर आपको मशवरा दें उसके ऊपर अमल करें। क्योंकि इनमें से, जैसा मैंने पहले कहा ना, मेजॉरिटी बच्चे जो माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में या ऑटिज़म में होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रीम स्कूलों में चले जाते हैं। सही। लेकिन माँ बाप की एक मुस्तकिल कोशिश और उनकी मेहनत और ज़ाहिर है अल्लाह का फ़ज़ल, ये शामिल हाल हों तो उसमें बहुत मायूसी वाली बात नहीं है। सही। ठीक है। सवाए स्पेयर स्पेक्ट्रम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में जो बच्चे होते हैं उनके लिए, माँ बाप के लिए ज़ाहिर है मुश्किल होती है उनमें, मतलब, लेकिन वो भी एक नियरली नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। यानी मुसलसल तवज्जो की इन बच्चों को जरूरत होती है, इलाज और बिल्कुल तशख़ीस, मेडिकल तवज्जो की ज़रूरत है ज़्यादा,
पर्सनल जाती माँ और इसमें पेरेंट्स को कोताही बिल्कुल नहीं करनी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चा नॉर्मल लाइफ की तरफ, नियर टू नॉर्मल, सो इससे बेहतर क्या होता है कि आप अपने बच्चे को टाइम दे, प्रॉपर डॉक्टर के पास लेके जाएं तो वो तकरीबन नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोफेसर डॉक्टर याकूब काजी साहब हमारे थे और हमने ऑटिज्म के हवाले से बात की। एक वाज़ेह अलामत जो डॉक्टर साहब ने भी बार बार मेंशन की कि अगर आपका बच्चा डिले है बोलने में, अगर वो सुन नहीं पा रहा और अपनी ही दुनिया में मगन है, उसका सोशल बिहेवियर अगर आपको मुतासर लग रहा है तो आपको बर वक्त स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना है। बार बार डॉक्टर साहब ने कहा, और ये नियर टू नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं अगर आप बर वक्त तशखीस करके अपने बच्चों का इलाज शुरू कर दें। अच्छा जी, अब हमने रिहैबिलिटेशन पे बात करनी है, स्पीच थेरेपी पे बात करनी है, तो इसके लिए हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ कराना चाहूँगी। रिहैब कंसल्टेंट हैं जी डॉक्टर अफाफ मंजूर साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे हम जान लेते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स क्योंकि परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब हमारा बच्चा कभी ठीक हो भी पाएगा नहीं, चांसेस क्या हैं और इस तमाम का मरहला क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कितनी देर में आपका बच्चा बोलने की तरफ कम से कम आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ऑटिज्म से मुतासर बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे अलामात डॉक्टर साहब ने डिटेल में बता दी हैं। आपके पास जो बच्चे आते हैं किन अलामात के साथ आते हैं और फिर उनकी थेरेपी कैसे स्टार्ट की जाती है? देखिए अना, ये जो अर्ली एज में बच्चे की अलामात ज़ाहिर होती हैं, एक तो ये कि हमारे पास जब तक पेरेंट्स आते हैं, आमतौर पे वालिदैन हमारे पास 6-7 साल की उम्र तक आते हैं, जो मेजोरिटी आती है। लेकिन अच्छा, कुछ तो बहुत ज़्यादा एज है। ये बहुत ज़्यादा एज है, लेकिन कुछ लास्ट 1-2 ईयर से कुछ सेंसिटिविटी और इसकी अवेयरनेस कुछ बढ़ गई है। जब से जैसे आज आप अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह से कुछ अवेयरनेस क्रिएटिविटी जब से डेवलप हुई है तो लोगों में सेंसिटिविटी भी आ गई है। तो बाज़ औक़ात पेरेंट्स 2.5-3 साल की उम्र में भी आ जाते हैं, लेकिन ये बड़ी रेयर तादाद है। ज़्यादा जो तादाद, जैसे आपने रिहैब की बात की, तो रिहैब की तरफ पेरेंट्स ज़्यादातर 6-7 साल की उम्र में आते हैं, जो कि आपको पता है कि एक एज बच्चों की जो डेवलपमेंट की एज होती है वो तो गुजर चुकी होती है। लेकिन जो अर्ली, जैसे आपने कहा सिम्टम्स क्या हैं, उनके अलामात क्या हैं, ख़ास तौर पे बोलने के हवाले से, उस पर बच्चा जो है ना वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा होता। आमतौर पे एक ये भी ख्याल किया जाता है कि शायद इनका स्पीच का प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे बताना चाहती हूँ कि इनका स्पीच का प्रॉब्लम नहीं होता, इनका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। स्पीच का मसला मतलब ये है कि आप बोल नहीं पा रहे, बच्चा कोई आवाज़ पैदा नहीं कर रहा, कोई साउंड नहीं पैदा कर पाता, या फिर उसके ब्रेन में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि उसके पास वोकैबुलरी नहीं है। इन बच्चों के साथ ऐसा मसला नहीं है, इनके पास वोकैबुलरी भी होती है, इनके पास साउंड्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी होती है, लेकिन इनके साथ ये मसला है कि उस साउंड को कैसे प्रोड्यूस करना है और उस लैंग्वेज का फंक्शनल यूज़ कैसे करना है, यानी वक्त पे अपनी ज़रूरत को कैसे बताना है। तो आमतौर पे जो अर्ली एजेस में ये अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें एक इनका बड़ा वाज़ेह साइन होता है, उसको हम हैंड लीडिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी बच्चे को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हाथ पकड़ के लेके जाता है, वालिदैन के पास आएगा, जो भी उसके पास केयर टेकर उसका हाथ पकड़ेगा और उस चीज़ के पास लेके जाएगा कि ये हमें उठा के दें। यानी उसके कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा नॉन वर्बल है, और नॉन वर्बल भी वैसी कम्युनिकेशन नहीं है जैसे कि नॉन वर्बल बच्चों की होती है। नॉन वर्बल बच्चों से मुराद ये है कि जो बच्चे जैसे सुन नहीं पाते तो वो बोल नहीं पाते, बट वो नॉन वर्बली बहुत अच्छे तरीके से यानी साइन लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इनकी जो साइन लैंग्वेज कम्युनिकेशन है वो भी वैसे नहीं होती जैसे कि आम बच्चों की साइन लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसमें जैसे स्पेसिफिक मैंने आपको बताया कि ये हैंड लीडिंग कम्युनिकेशन कर देंगे। इसी तरह से कुछ बच्चे जो हैं वो डिफरेंट, क्योंकि स्पेक्ट्रम है तो हर बच्चा मुख्तलिफ तरह से जो है उसको आउटपुट दे रहा होता है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ बिहेवियर्स ऐसे शो करते हैं जिसको हम स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स भी कहते हैं, यानी हेड बैंगिंग शुरू कर देंगे, हाथ की कोई मूवमेंट शुरू कर देंगे, उछलना शुरू कर देंगे अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, बट वो बता नहीं पाएंगे कि हमें क्या चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ मोर अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो जब हमें उनके साथ काम करना होता है तो हमें उनकी कम्युनिकेशन पे काम करना है। अब कम्युनिकेशन पे भी काम करने से पहले, यानी उनकी जैसे आप जिसको स्पीच थेरेपी कहते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज़ कॉल्ड स्पीच एंड कम्युनिकेशन थेरेपी, उससे भी पहले जो हमें काम करना पड़ता है वो उनके बिहेवियर पे करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, बिहेवियर जब तक अप्रोप्रिएट नहीं होता, बिहेवियर क्या है, सीखने की कोई सलाहियत, यानी जिसको आप लर्निंग बिहेवियर कहते हैं, जब तक वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा आप आगे कम्युनिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, उसमें बेसिक स्किल्स क्या हैं या एसेंशियल्स क्या हैं? उसमें बेसिक स्किल्स जो इनमें लैक हो रही होती हैं वो होती हैं इनके आई कॉन्टैक्ट, इनका जो है वो हमारे साथ जो कम्युनिकेशन के लिए फोकस करना है। वैसे तो ये हाइपर फोकस होते हैं, एक हमारा इनके लिए ये भी मिथ है कि शायद इनका फोकस या अटेंशन कम होता है। इनका फोकस और अटेंशन होता है, बाज़ बात ये हाइपर फोकस भी होते हैं, लेकिन हाइपर फोकस होते हैं अपने इंटरेस्ट की चीज़ पे, यानी जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उस तरह से उसको नहीं देख रहे होते, क्योंकि इनका सारा नर्वस सिस्टम डाइवर्स है, इनको न्यूरो डाइवर्सिटी भी कहते हैं।
ठीक है। तो इनके लिए वो सारी चीज़ें कि इनका आई कांटेक्ट हासिल करना, इनका अटेंशन स्पैन और इनका सिटिंग स्पैन पे काम करना, तो तब हम इनकी कम्युनिकेशन थेरेपी की तरफ भी आते हैं। सो आप ये कह लीजिए कि इन बच्चों के लिए कोई एक थेरेपी इंडिविजुअल काम नहीं करती। मेरा पेरेंट्स के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है, पेरेंट्स जब आते हैं तो उनका एक ही कंसर्न होता है, इसको बोलना सिखा दें। याद रखें कि इस तरह के केस में जब बच्चे के साथ ऑटिज़म है तो उसके लिए बोलने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना सीखे, यानी आपके साथ अपना रब्त रखना सीखे कि अपनी ज़रूरत आपको बता सके, आप जो उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम उसको फॉलो करें। अब इन बच्चों का क्या मसला है, यानी आप जैसे आम बच्चा खेल रहा है, अगर कोई भी चीज़ आप उसको आवाज़ देते हैं वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करता है, ये बच्चे आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, यानी इनकी दोनों कम्युनिकेशन रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये है कि आपने स्पीच पे फोकस करने से पहले इनके बिहेवियर्स पे फोकस करना है। इसीलिए अब जब हम एज ए थेरेपी इनके साथ काम करते हैं, इंटरवेंशनल थेरेपीज देते हैं, तो उसमें फिर हम इनकी कम्युनिकेशन थेरेपी, इनकी बिहेवियर थेरेपी अलॉन्ग विद अदर थेरेपीज लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड प्ले थेरेपी, तो ये सब एक कम्बिनेशन है। अकेली कोई थेरेपी इनके लिए काम नहीं करती। सही। सो डॉक्टर साहब ने बड़ा जोर दिया इस बात पे कि जितनी जल्दी स्टार्ट कर लेंगे उतना जल्दी बेहतर है। अर्ली इंटरवेंशन। अच्छा, पेरेंट्स थक जाते हैं, स्टार्ट तो कर ली, बीच में रोक देते हैं, कितना नुकसान का बाइस बनती है? अच्छा, एक तो ये है कि 3 डिफरेंट स्टेजेस आती हैं पेरेंट की। सबसे पहली स्टेज तो आती है जिसमें पेरेंट्स शॉक की कंडीशन में होते हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी मच पेनफुल फॉर द पेरेंट्स कि बहुत छोटा बच्चा, ज़ाहिरा माँ ने बाप ने एक उम्मीद लगाई होती है, जैसे बच्चा 1-1.5 साल का होता है तो वो बोलेगा, मामा बोलेगा, बाबा बोलेगा, ठीक है, और वो इंतज़ार करते रहते हैं, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। और आमतौर पर रवैया ये होता है कि ये कहा जाता है कि नहीं, इसके चाचू जो है ना वो भी इतनी लेट बोले थे, इसके मामू इतनी लेट बोले थे, हमारी फैमिली में ज़रा बच्चे लेट ही बोलते हैं, ठीक है। वो करते करते यानी उसका वो जो अर्ली वाला टाइम है ना, वो 2-2.5 साल इसी इंतज़ार में लग जाते हैं कि शायद बच्चा अब बोलेगा, अब बोलेगा, और उनका वो टाइम पीरियड गुजर जाता है। यानी पहली स्टेज पेरेंट्स पे आती है निगलेक्ट की, यानी एक्सेप्ट ना करने की। अच्छा, इवेंचुअली जब 2-2.5-3 साल की उम्र तक जाके उन्हें ये लगता है, जब 3 साल का हो गया ना बच्चा और उन्हें पता चल गया कि नहीं अब इसमें जो है ना ये तो, अब फिर वो कंपेयर करना शुरू करते हैं, मेरी बहन का बच्चा जो है वो तो इतनी एज में इतना कुछ कर रहा है, ये इतना कुछ कर रहा है, फिर उन्हें अंदाज़ा होता है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, जब उन्हें वो चीज़ पता लगती है तो दे गेट इनटू द ग्रीफ, वो ग्रीफ स्टेज में चले जाते हैं। अच्छा, वो जो ग्रीफ स्टेज है इट्स वेरी नेचुरल, लेकिन मेरी अगेन पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप उस ग्रीफ को, ज़ाहिर है नेचुरल है, आपने करना है, लेकिन प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट क्विक। उसको एक्सेप्ट करके जितना जल्दी आप बाहर आएंगे उतना अच्छा बच्चे के लिए मैनेजमेंट कर सकेंगे। हम बजाय इसके कि हम उसके लिए टेंशन और डिप्रेशन ये सब कुछ करते रहें, आप अपना वक्त भी ज़ाया करें, अपने बच्चे का वक्त भी ज़ाया करें, तो फौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट करने के साथ साथ आप उसकी इंटरवेंशन की तरफ आएँ। अच्छा, जो तीसरी आपने बात की स्टेज आती है, बाज़ औक़ात पेरेंट्स जो हैं वो थक जाते हैं, चूँकि हम शुरू में एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, फिर जब हम एक्सेप्ट करते हैं ग्रीफ में आ जाते हैं, तो हम एक लंबी स्ट्रगल के साथ जो है ना वो चल रहे होते हैं। और ऑफ कोर्स ऑटिज़म इज़ अ लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई बीमारी तो नहीं है ना कि आप फौरी तौर पे इसको कोई 2-4 महीने या 2-4 सालों में कर लेंगे, ठीक है। इट्स नॉट अ क्योरेबल, इट्स अ कंडीशन, ठीक है। इसको हम ना डिसेबिलिटी कहते हैं, ना इसको हम बीमारी डिजीज़ कहते हैं, इट्स अ कंडीशन जो कि उस पर्सन के साथ या इंडिविजुअल के साथ लाइफ लॉन्ग चलनी है। सो जब वो तीसरी स्टेज आती है जिसमें पेरेंट्स को जो अब इंटरवेंशन वाली साइड पर आते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि शायद जैसे कोई भी और बीमारी है या कोई भी और सिचुएशन है तो उसमें हम 2-3 महीने काम करेंगे, इनके साथ रिकवरी हो जाएगी। अच्छा, वो रिकवरी होना शुरू होती है, लेकिन वो मैनेजमेंट की हद तक होती है। आप जब उसको छोड़ देते हैं बीच में, तो वो चीज़ें वहीं की वहीं वापस चली जाती हैं, ब्रेक चला जाता है, और बच्चा जो है ना वो जो सीखी हुई चीज़ें होती हैं वो भी वापस हो जाती है। अच्छा, बड़ा पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, मैंने डॉक्टर साहब से भी क्वेश्चन किया था कि उनको लग रहा होता है शायद मेडिसिन साथ अगर शुरू कर देंगे तो बच्चा जल्दी रिकवर हो जाएगा। सो हर सिचुएशन में क्या मेडिसिन की जरूरत होती है या बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ थेरेपी होती है? ना, इट्स अ स्पेक्ट्रम, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स को कहा जाता है। स्पेक्ट्रम मीन्स कि हर बच्चे की कंडीशन डिफरेंट होती है, ठीक है, हर एक का लेवल डिफरेंट है, और हर एक को मेडिसिन की जरूरत नहीं भी होती, लेकिन कुछ बच्चों को होती भी है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो एक्टिविटी है वो सारी डिस्टर्ब हुई हुई होती है। तो अगर उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी है, वो न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, तो उसको करने के लिए हमें बाज़ औक़ात मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स अगर ज़रूरत है तो ज़रूर मेडिकेशन करें, ताकि आपकी वो चीज़ें नॉर्मलाइज हों और आपका फिर जो बिहेवियर की एक्सेप्टेंस है वो भी आना शुरू हो। सो इट डिपेंड्स, ये आप बाकायदा किसी भी माहिर से कंसल्ट करने के बाद इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, और न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाएँ, थेरेपिस्ट के पास भी जाएँ। सो इट्स अ कम्बिनेशन, इट्स अ टीम वर्क, ये अकेले हल होने वाला मसला
मसला नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखें ना कितनी सारी कंडीशंस हैं जो कि उसके साथ चल रही हैं, उसके बायोलॉजिकली भी उसके अंदर चेंजेस हैं, और फिर जब बायोलॉजिकली चेंजेस हैं उसका ब्रेन का सारा सिस्टम और स्ट्रक्चर डिफरेंट है और डिफरेंट काम कर रहा है। इट्स लाइक जस्ट डिफरेंटली वायर्ड, ठीक है, जैसे आपकी वायरिंग है यहाँ पे तो वो एक खास तरीके से हुई होती है। इस तरह से हम जो ह्यूमन ब्रेन्स हैं उसमें हम नॉर्मली वायर्ड हैं, लेकिन ये जो है दे आर डाइवर्सली वायर्ड, सो उनकी सारी एक्टिविटीज डिफरेंट हैं, बट दीज आर विद सम काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ्स एज वेल। इनके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी हैं, ठीक है, यानी एक्सेप्शनैलिटीज भी हैं। दे आर वेरी गुड समटाइम्स इन मैथमेटिक्स, मेमोरी, म्यूजिक, आर्ट वर्क। यानी अभी पिछले दिनों एक बहुत अच्छी सोशल मीडिया पिक्चर चल रही थी कि किसी ने ऑटिस्टिक इंडिविजुअल ने 10-15 मिनट की फ्लाइट ली, और उसके बाद जब वो ग्राउंड पे आया तो उसने फ्लाइट लेते हुए जो सारा नीचे ऑब्जर्व किया था उसने पूरा मैप वो ड्रॉ किया हुआ था। एंड नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विद अ ह्यूमन माइंड कैन डू दिस। सिमिलरली मेरे पास एक बच्चा आता है, ही सो गुड एंड उसको जो है ना ये डायनासोर्स बहुत पसंद है, ठीक है, उसको 20-30 स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स के नाम आते हैं। ग्रेट, दैट यू कैन नॉट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है, वो क्या है और क्या नहीं है। इस तरह से इनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, तो पेरेंट्स नीड्स टू बी अ रिसर्चर। आज के दिन के लिए मेरा पेरेंट्स को खास तौर पे यही मैसेज है कि आपको एक रिसर्चर की तरह काम करना है, एंड पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। जो भी आप कंसल्टेशन लेते हैं, थेरेपीज लेते हैं, उसको घर में करवाएं, ताकि आपको बच्चे को मैक्सिमम टाइम देने की जरूरत होती है, और प्लीज बीच में रुके मत, जिससे बच्चे का वो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है वो रुक जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपके बच्चा बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।